जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पोषक तत्वों के अंदर हम द्वितीय पोषक तत्वों के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्राथमिक पोषक तत्व जो 3 होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल से एनालिसिस किया था, जिसके अंदर प्रमुख रूप से हमने 4 बिंदुओं का अध्ययन किया था। जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के जो उपलब्धता होती है वो पौधे किस रूप में लेते हैं, इनका रिसोर्सेज कहाँ से हो सकता है कि हम पौधों का उनको फुलफिल कर सके, और साथ ही साथ में इनके हमने कार्य देखे थे और कमी के लक्षण देखे थे। और जिसके अंदर अधिकता से होने वाले जो प्रमुख रोग या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर थे उनमें प्रमुख रूप से हमने नाइट्रोजन के अंदर लगभग 5 से 6 बिंदुओं के बारे में हमने अध्ययन किया था, जो कि अधिकता से होने वाले प्रमुख रोग होते हैं। आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय पोषक तत्व, जिनको हम गौण पोषक तत्वों के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से 3 पोषक तत्व आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इन तीनों के बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं द्वितीय पोषक तत्व। आप भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठेगा, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। अगला जो हमारा इसके अंदर जो अध्ययन का बिंदु हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व जिसके अंदर कितने पोषक तत्व आते हैं? हमारे 3 पोषक तत्व आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और एक आता है हमारे सल्फर। इन तीनों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला आ जाएगा यहाँ पर हमारे कैल्शियम। नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारे कौन सा सीएम? कैल्शियम। कौन सा सीएम? कैल्शियम, ठीक है ना। कैल्शियम की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं ये पौधों को किस रूप में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर हम बात करें जो पौधे जो होते हैं इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं? Cu+2 के रूप में इसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। Cu+2 के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। और इसके अतिरिक्त बात करें जो हमारे कैल्शियम जो होता है इसके हम पूर्ति कहाँ से कर सकते हैं? इसकी यदि हम पूर्ति की बात करें तो इसकी जो हम पूर्ति है ना वो मुख्य रूप से एसएसपी के माध्यम से कर सकते हैं। जो एसएसपी जो होता है इसके अंदर लगभग 12.5% इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, तो हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम इसकी जो पूर्ति है वो किससे कर सकते हैं? जिप्सम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किससे कर सकते हैं? तो हम इसकी पूर्ति डोलोमाइट से कर सकते हैं, ठीक है ना। डोलोमाइट से कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त और भी होते हैं, जैसे हम बात करें चूना हो गया, बिना बुझा हुआ चूना हो गया, इनसे भी हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद आता है इसके प्रमुख कार्य। कैल्शियम के क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कार्यों की बात करें यहाँ पर जो कैल्शियम जो होता है इसका जो पहला जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो ये क्या करता है? जो सेल डिवीजन जो होता है, कोशिका जो विभाजन जो होता है, सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या सेल डिवीजन में सहायक होता है, ठीक है ना। सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या सेल डिवीजन के में यह सहायक होता है, ठीक है ना। नंबर सेकंड बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा ये क्या होता है? तो जो गुणसूत्र जो होता है, जो हमारा जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र का आवश्यक संगठक तत्व होता है। जो गुणसूत्र जो होते हैं उसका ये क्या होता है? आवश्यक संगठक तत्व होता है। गुणसूत्र का ये आवश्यक संगठक तत्व होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो हमारी मध्य पटलिका जो होती है, जो प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर मध्य पटलिका जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम की बनी होती है। मध्य पटलिका जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम से बनी होती है। तो मध्य पटलिका का संगठक तत्व हो जाएगा। मध्य पटलिका का क्या हो जाएगा? संगठक तत्व हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका नंबर तीसरा कार्य हो जाएगा। मध्य पटलिका का संगठक तत्व होता है। मध्य पटलिका क्या होती है? जो प्लांट सेल जो होती है उस जो प्लांट सेल जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टेट से बनी होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टेट से बनी होती है। और इसका जो निर्माण होता है वो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे, इसका स्त्राव से और गोल्जी इकाई के स्त्राव से मध्य पटलिका का निर्माण होता है। तो ये अभी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप सब केवल इतना सा याद रखना रहना, मध्य पटलिका का ये संगठक तत्व होता है। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा ये जो कैल्शियम जो होता है कई सारे एंजाइम को नियमित करता है और उनके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 2 एंजाइम का याद रखना है हमको। एक तो हो जाएगा यहाँ पर एमाइलेज, एक एंजाइम हो जाएगा एमाइलेज और एक हो जाएगा यहाँ पर कैटलेज। एक तो हो जाएगा एमाइलेज और एक हो जाएगा काइनेज।
एक तो हो जाएगा एमाइलेज और एक हो जाएगा काइनेज। एमाइलेज और काइनेज, ये जो दो एंजाइम होते हैं, इन दोनों एंजाइम को ये क्या करता है, नियमित करता है। एंजाइम को नियमित करता है, वह इनके सक्रिय रूप से इनको सक्रिय करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इसी के साथ में ये जो कैल्शियम जो होता है, इसके यहाँ पर कार्य कंप्लीट होते हैं। और एक और कार्य अगर लिखना चाहो तो एक हो जाएगा मूंगफली में दाने बनने के लिए जिम्मेदार, मूंगफली में दाने बनाने में आवश्यक, मूंगफली में दाने बनाने में ये क्या होता है, आवश्यक होता है। ये भी हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। मूंगफली के अंदर जो दाने बनते हैं उसके लिए कैल्शियम तत्व जिम्मेदार होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। और मूंगफली के अंदर जो सुइयां बनती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम पेगिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेगिंग के नाम से जानते हैं। तो ये 5 प्रमुख फंक्शन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं ये इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इसके कार्य हैं इसको हम किससे सम्मानित करेंगे, 5 स्टार से सम्मानित करेंगे, क्योंकि ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। इससे सीधे सीधे एग्जाम के अंदर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। सेल डिवीजन में सहायक गुणसूत्रों का आवश्यक संगठक तत्व, मध्य पट्टिका में का संगठक तत्व, एमाइलेज काइनेज एंजाइम जो होते हैं उनको नियमित करता है और उनको एक्टिव करता है, और मूंगफली में दाने बनाने में यह आवश्यक तत्व होता है। अब हम देखते हैं इसके कमी के लक्षण। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम इसके कमी के लक्षण देखते हैं। इसकी कमी के लक्षण, कैल्शियम की कमी के लक्षण की बात करें तो कैल्शियम की कमी के लक्षण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी कई बार एग्जाम के अंदर सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम की क्या हो जाएगा, कमी के लक्षण। कैल्शियम की यहाँ पर हम कमी के लक्षण की बात करें साथियों तो नंबर फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर हमारे जो अंगूर जो होता है, अंगूर जो होता है इसके अंदर कैल्शियम की वजह से जो अंगूर का जो बाह्य दल पुंज जो होता है वो सड़ने लग जाता है, और उसको हम कैलेक्स एंड रोड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कैलेक्स एंड रोड के नाम से जानते हैं। तो अंगूर का बाह्य दल पुंज का सड़ना, बाह्य दल पुंज का सड़ना, बाह्य दल पुंज का सड़ना, और जिसको हम इंग्लिश की बात करें तो इसको हो जाएगा कैलिक्स एंड रोड, CER के नाम से इसको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, CER के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में C से हो जाएगा कैलिक्स, E से हो जाएगा एंड, और R से हो जाएगा रोट, ROT, ठीक है ना। रोट का अर्थ होता है यहाँ पर सड़ना, और एक होता है नोट नोट का अर्थ होता है यहाँ पर गांठ, ठीक है ना। जो दलहनी फसलों के अंदर जो गांठ होती है उसको हम रूट नोट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो पहला जो इसका कमी का लक्षण हो जाएगा वो अंगूर के अंदर बाह्य दल पुंज का जो सड़ना होता है वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। नंबर सेकंड बात करें जो गाजर जो होती है, गाजर की वजह से, गाजर के अंदर कैल्शियम की वजह से एक कैविटी स्पॉट होता है, कैविटी स्पॉट एक रोग उत्पन्न होता है जो कैल्शियम की वजह से होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त नंबर थर्ड बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा जो टमाटर की जो फसल होती है, टमाटर व खरबूज, जो टमाटर व जो खरबूज जो होता है इसके अंदर BER रोग उत्पन्न होता है। BER का अर्थ होता है बुल्बोसोम एंड रोट। इसका जो अर्थ होता है BER का वो क्या होता है, तो BER का अर्थ होता है बुल्बोसोम एंड रोट, ठीक है ना। बुल्बोसोम एंड रोट, बुल्बोसोम का अर्थ होता है यहाँ पर पुष्पाग्र गलन रोग, ठीक है ना। पुष्पाग्र गलन रोग यानी कि इसका जो पुष्पासन जो होता है वो क्या हो जाता है, सड़ने लग जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, BER के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों फसलों में होता है, टमाटर और खरबूज। टमाटर और खरबूज में आप केवल ये शब्द याद रखना BER, इसको बोलते हैं हम बुल्बोसोम एंड रोट के नाम से जानते हैं। ये सड़ने लग जाता है। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर जो राजमा, जो हमारे राजमा की जो फसल होती है, इसके अंदर एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसको हम हाइपोकोटाइल क्षय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हाइपोकोटाइल क्षय के नाम से जानते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से होता है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम बात करें मूंगफली की बात करें
तो इसकी वजह से मूंगफली में एक रोग उत्पन्न होता है और वो होता है मूंगफली में पॉपिंग हो जाती है। मूंगफली में क्या हो जाती है? पॉपिंग। क्या हो जाती है? पॉपिंग। ठीक है ना। पॉपिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पॉपिंग का शाब्दिक अर्थ होता है दाना नहीं बनना। दाना नहीं बनना। मूंगफली की जो सुइयां जो होती है, सुइयां बनने की क्रिया को हम पेपिंग के नाम से जानते हैं और उन सुइयों के अंदर यदि दाना नहीं बनता तो उसको हम पॉपिंग के नाम से जानते हैं और जो मूंगफली जो होती है वो पोची रह जाती है। ठीक है ना। उस जो हम ग्रामीण भाषा में इसको पोची शब्द काम में लेते हैं और इसको वैज्ञानिक जो होते हैं वो पॉपिंग के रूप में इसको काम में लेते हैं। अगर जो मूंगफली के अंदर दाना नहीं बनता तो उस क्रिया को हम पॉपिंग के नाम से जानते हैं और ये किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की वजह से होता है। ये अभी हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम बात करें, इसके अतिरिक्त एक और हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम की वजह से हो जाएगा। एक हो जाएगा यहाँ पर जो नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 पर हो जाएगा यहाँ पर जो खीरा जो होता है, खीरा के अंदर एक रोग उत्पन्न होता है और उसको हम खीरा का पिल्लो के नाम से जानते हैं। खीरा का पिल्लो के नाम से जानते हैं और ये भी जो रोग उत्पन्न होता है ये किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की वजह से होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से हमें 6 रोग पता होने चाहिए जो किसकी वजह से होते हैं? कैल्शियम की वजह से होते हैं। या तो रोग कह सकते हैं हम या फिर इनको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो इसमें एग्जाम पर्पज से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो सभी के सभी जो 6 आपके सामने लिखे हुए हैं ये सभी के सभी एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी आपको ये एज इट इज फसलों के नाम भी याद रखना है और इनके अंदर क्या क्या रोग उत्पन्न हो रहा है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त मैंने आपको जो बताया था कि कैल्शियम का जो होता है वो सबसे जो ज़्यादा जो प्रभाव दिखाई देता है पौधे के किस भाग में दिखाई देता है? तो जो कैल्शियम जो होता है वो हमारे एक अगतिशील पोषक तत्व होता है। जो कैल्शियम जो होता है वो किस प्रकार का होता है? अगतिशील पोषक तत्व होता है। अगतिशील पोषक तत्व होता है कौन कौन से होता है? एक तो होता है कैल्शियम होता है और एक होता है बोरॉन होता है। और इनके जो कमी के लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं? शीर्षस्थ कलिका पर दिखाई देते हैं। कहाँ पर दिखाई देते हैं? शीर्षस्थ कलिका पर दिखाई देते हैं। ये वाली लाइन तो आपको याद रखनी है। ठीक है ना। ये भी नहीं भी याद हो तो ये वाली लाइन तो आपको लिखकर आनी है कि इसकी वजह से पौधों के अंदर शीर्षस्थ कलिका के अंदर क्या हो जाता है? कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये 6 तो ये हो गए और एक ये हो जाएगा 7 जो हमने पहले जब गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था तब मैंने आपको वहाँ पर सभी के सभी पोषक तत्वों के कमी के लक्षण किस भाग पर दिखाई देते हैं वहाँ पर मैंने आपको एक अच्छे से पौधे का चार्ट बनाकर दिखाया था। ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में जो दूसरा जो पोषक तत्व है हमारे मैग्नीशियम, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मैग्नीशियम की बात करें, जो मैग्नीशियम जो होता है ये सबसे पहले बात करें ये पौधे को किस रूप में उपलब्ध होता है? तो ये मैग्नीशियम Mg+2 के रूप में उपलब्ध होता है। किस रूप में उपलब्ध होता है? Mg+2 के रूप में उपलब्ध होता है। नंबर 2 कौन सा हो जाएगा हमारे? कौन सा सीएम? मैग्नीशियम। कौन सा सीएम? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करें तो ये जो पौधों को किस रूप में उपलब्ध होता है? तो ये होता है हमारे Mg+2 के रूप में क्या करते हैं? पौधे इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। Mg+2 के रूप में इसको पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। Mg+2 के रूप में पौधे इसको ग्रहण करते हैं। अब हम बात करते हैं यदि इसकी कमी हो जाती है तो हम इसको फुलफिल किसके माध्यम से कर सकते हैं? तो जो हमारा एक तो हो जाएगा डोलोमाइट। कौन सा माइट? डोलोमाइट। डोलोमाइट के माध्यम से हम मैग्नीशियम की पूर्ति कर सकते हैं। और मैग्नीशियम जो होता है इसके डोलोमाइट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम डाइकार्बोनेट। ठीक है ना। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला क्या होता है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम डाई या फिर बाइकार्बोनेट इसका सूत्र होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। बाइकार्बोनेट इसका सूत्र होता है। इसके अतिरिक्त और किसके माध्यम से हम कर सकते हैं? तो सर्पेंटाइन एक केमिकल होता है उसके माध्यम से भी हम मैग्नीशियम की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 2 ध्यान रखना है। मेनली तो आप केवल डोलोमाइट याद रखना। इसके बाद आता है मैग्नीशियम के क्या कार्य। यहाँ पर हम मैग्नीशियम के प्रमुख कार्य की बात करें तो नंबर 1 फंक्शन आता है इसका। ये क्या होता है? जो हमारा जो मैग्नीशियम ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसके कार्य की बात करें तो नंबर 1 आ जाएगा ये जो हमारा जो पर्णहरित जो होता है, पर्णहरित जो हमारा जो पर्णहरित जो होता है, पर्णहरित का आवश्यक संगठक तत्व होता है। पर्णहरित का ये क्या होता है? आवश्यक
तत्व होता है। जो हमारा पर्णहरित होता है उसका ये क्या होता है, आवश्यक संगठन तत्व होता है। और ये जो पर्णहरित क्या होता है, तो जब हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे तब उसके अंदर पर्णहरित के हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसको हम पोरफायरिक वलय के नाम से जानते हैं। जब जो हमारा पर्णहरित होता है ये कई प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए बी सी डी इस प्रकार से लगभग कई प्रकार का होता है। तो इसकी जो संरचना आती है उसके अंदर नाइट्रोजन जो होता है वो बीच में पाया जाता है और नाइट्रोजन से 4 मैग्नीशियम अणु आपस में जुड़े रहते हैं, बाउंड्री के रूप में जुड़े रहते हैं। इसी कारण से इसको पर्णहरित का आवश्यक संगठक तत्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, नंबर 2 हो जाएगा, जो मैग्नीशियम जो होता है ये क्या करता है, जो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आकार को क्या करता है, नियमित करता है या फिर नियंत्रित करता है। अब आकार को किस प्रकार से नियंत्रित करता है, तो जब हम राइबोसोम का बारे में जब पढ़ते हैं, जब सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, तब उसके अंदर एक राइबोसोम कोशिकांग आता है। यह क्या करता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी कारण से इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। जो राइबोसोम जो होता है इसके अंदर राइबोसोम 3 प्रकार के होते हैं, 70S और एक होता है हमारा 80S और एक स्तनधारियों में 55S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जो राइबोसोम जो होते हैं ये आपस में जो जिस तत्व से जुड़े रहते हैं वो होता है मैग्नीशियम तत्व की वजह से ये जुड़े रहते हैं, मैग्नीशियम आयन की वजह से ये क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, मैग्नीशियम आयन की वजह से जुड़े रहते हैं। और जैसे जैसे इसकी हम सांद्रता बढ़ाते जाते हैं तो इससे एक डाइमर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डाइमर का निर्माण होता है। तो उससे क्या होता है, इनका आकार फैलता जाता है। इसी कारण से इसको राइबोसोम का आकार को नियंत्रित करने वाला पोषक तत्व कहा जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त हम बात करें, इसके अतिरिक्त हो जाएगा यह, इसके अतिरिक्त हम बात करें जो मैग्नीशियम जो होता है इसका जो तीसरा जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा, ये क्या करता है, तो जो RUBP और PEP जो हमारे एंजाइम जो होते हैं, RUBP और PEP, ये PEP को क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं। कोई क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, सक्रिय करते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है, क्या करता है, सक्रिय करता है। अब ये RUBP और PEP क्या होता है, तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो C3 और C4 ये पौधों के नाम सुने होंगे आपने, तब उसके अंदर ये क्या करते हैं, CO2 को अवशोषण करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो RUBP और PEP होते हैं। ठीक है ना, इसका पूरा नाम होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट होता है, इसका नाम होता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट इसका पूरा नाम होता है। ठीक है ना, तो ये एंजाइम जो सक्रिय करने का जो मुख्य कार्य होता है वो किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त हम बात करें नंबर 4 की बात करें, तो नंबर 4 क्या हो जाएगा, ये जो मैग्नीशियम जो होता है ये क्या करता है, पौधों में जो पदार्थ बनते हैं उनका क्या करता है, परिवहन या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम भी करता है। पौधों में परिवहन तथा उद्ग्रहण को हम इंग्लिश के अंदर इसको अपटेक के नाम से भी जानते हैं। अपटेक का उद्ग्रहण का कार्य करता है, उद्ग्रहण का कार्य करता है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये इसके प्रमुख 4 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, पर्णहरित का आवश्यक संगठक तत्व होता है, राइबोसोम के आकार को नियमित करता है, RUBP और PEP एंजाइम को सक्रिय करता है और पौधे में परिवहन तथा उद्ग्रहण को यह बढ़ावा देता है। ये हमें ध्यान रखना। ठीक है ना, अब बात करते हैं एग्जाम पर्पस से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा RUBP और PEP एंजाइम को कौन एक्टिव करता है, तो मैग्नीशियम करता है। उसके बाद में पर्णहरित और एक हो जाएगा हमारे राइबोसोम। ठीक है ना, ये 3 शुरू के जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे ये RUBP वाला। ठीक है ना, क्योंकि अगर अंदर से एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा तो ये वाला प्रश्न पूछने की ज़्यादातर संभावना है। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम की कमी के लक्षण। मैग्नीशियम की यदि हम कमी के लक्षण की बात करें तो जो इसका जो कमी के जो लक्षण होते हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं, पौधे के किस भाग पर दिखाई देते हैं। तो हम सभी जानते हैं इसकी जो कमी के जो लक्षण होते हैं वो पौधे की पुरानी व निचली जो पत्तियां होती है वहाँ पर इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो इसके कमी के लक्षण की बात करें, यहाँ पर हम कमी के लक्षण कौन कौन से हो जाएंगे। नंबर 1 हो जाएगा पुरानी। कमी के लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो पुरानी नीचे की पत्ती पर क्या दिखाई देते हैं, कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। पुरानी नीचे की पत्ती पर इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, तो जो पत्तियां जो होती है उसमें क्या हो जाता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस। ठीक है ना, इंटरवेनल क्लोरोसिस।
अब ये जो इंटरवेनल जो क्लोरोसिस होता है इसका अर्थ क्या होता है, तो क्लोरोसिस का अर्थ होता है हरी महीनता, यानी कि हरी महीनता का अर्थ होता है हरेपन से हटकर पीलेपन में आ जाना, क्या कहलाता है, हरी महीनता कहलाता है। या फिर हरेपन की कमी होने लगती है तो उसको हम क्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। और ये इंटरवेनल का अर्थ क्या होता है, जो मध्य शिरा, इंटरवेनल का अर्थ क्या होता है, मध्य शिरा, जो पत्ती जो होती है उसके अंदर कई सारी शिराएं पाई जाती है, वेंस पाई जाती है, जिसको हम इंटरवेनल वेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो जो मध्य जो शिरा होती है वो किस प्रकार की हो जाती है, पीली पीली हो जाती है, इसी को इंटरवेनल क्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। अब ये जो इंटरवेनल जो क्लोरोसिस होती है ये किस प्रकार की पत्तियों में होती है, पत्तियां दो तरह की होती है, एक तो होती है पुरानी पत्ती और एक होती है नई पत्ती। तो किस प्रकार की पत्ती में ये इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है, तो जो पुरानी जो पत्तियां होती है, पुरानी पत्तियों में क्या होता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम इसको किस प्रकार से याद रखेंगे कि ये पुरानी पत्तियों में ही हो रहा है, नई में नहीं हो रहा है। नई में भी होता है वो आयरन की वजह से होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब आयरन पढ़ेंगे तब उसके अंदर मैं लिखा दूंगा वैसे भी आपको। तो जो ये पुरानी पत्ती में जो इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो जो मैग्नीशियम की जो कमी के जो लक्षण होते हैं वो पौधे के किस भाग पर दिखाई देते हैं, तो वो दिखाई देते हैं पुरानी नीचे की पत्तियों में दिखाई देते हैं। तो पुरानी नीचे की पत्तियों में दिखाई देंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर क्लोरोसिस उत्पन्न हो जाएगा, और वो कौन सा हो जाएगा, इंटरवेनल क्लोरोसिस। और कौन सी पत्तियों में, पुरानी पत्तियों में। तो इस लॉजिक के आधार पर इसको आप याद रख सकते हो। इसी के साथ में हम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 जो फंक्शन है इसका जो कमी का जो लक्षण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो कपास की जो फसल होती है, कपास में पत्ती का गुलाबी में परिवर्तित होना, गुलाबी रंग में बदलना, गुलाबी रंग में बदलना। तो ये प्रमुख इसके 3 कमी के लक्षण है जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन कौन से, पुरानी नीचे की पत्तियों पर कमी के लक्षण दिखा देते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस पुरानी पत्तियों पर, और कपास में जो पत्तियां होती है वो क्या हो जाती हैं, पर्पल कलर में बदल जाती है, हरे से पर्पल कलर में बदल जाती है, ये इसके कमी का लक्षण होता है, ठीक है ना। और हमने पढ़ा था जो मक्का की जो फसल होती है उसके अंदर जो पर्पल जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, फॉस्फोरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, फॉस्फोरस की वजह से होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर नोट डाल कर हम लिख लेते हैं कि ताकि हमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। नोट डाल के यहाँ पर लिख लेना, जो ये जो पर्पल की जो कलर हो रहा है वो मैग्नीशियम की वजह से होता है, लेकिन नोट ध्यान रखना, मक्का में जो बैंगनी जो रंग होता है या पर्पल जो कलर होता है, पर्पल जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारे फॉस्फोरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, फॉस्फोरस की वजह से होता है, ये अभी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। किसकी वजह से होता है, फॉस्फोरस की वजह से होता है, ये ध्यान रखना है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हमारा एक जो और द्वितीय पोषक तत्व बचा हुआ है सल्फर, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सल्फर की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे बिंदु आता है कि जो सल्फर जो होता है इसको पौधे किस रूप में अवशोषण करते हैं या पौधे इसका किस रूप में ग्रहण करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो किस रूप में ग्रहण करते हैं सल्फर को, पौधे जो होते हैं वो सल्फर को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम बात करें यहाँ पर पौधे इसको सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं, SO4-2, जिसको हम सल्फेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सल्फेट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस रूप में इसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ये हमको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, जब इसकी पौधे के अंदर कमी हो जाती है तब इसको हम फुलफिल किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो एक तो कर सकते हैं हम जिप्सम के माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से, जिप्सम के माध्यम से। दूसरा हम जिंक सल्फेट के माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से, जिंक सल्फेट के माध्यम से। और तीसरा होता है हमारे आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं। और एक हम कर सकते हैं, नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर हमारे SSP। इन तीनों के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिप्सम और SSP है, ये हमें पता होना चाहिए इनके अंदर कौन कितना कंटेंट होता है। तो जिप्सम के अंदर जो सल्फर जो होता है वो लगभग 18.6% पाया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इस जिप्सम के अंदर जो सल्फर जो होता है वो पाया जाता है 18.6%, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें इसके जो सल्फर के क्या कार्य की बात करें, तो सल्फर के कार्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा जो उत्पन्न होने वाली जो कमी के जो लक्षण होते हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके कार्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कार्य की बात करें तो सबसे पहला जो फंक्शन आता है इसका वो क्या हो जाएगा, जो सल्फर जो होता है ये क्या करता है, जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं,
दलहनी फसल में जड़ निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दलहनी फसलों में क्या करता है, जड़ निर्माण में, दलहनी फसलों के अंदर जो जड़ का जो निर्माण होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, सल्फर निभाता है। यह इसका महत्वपूर्ण फंक्शन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो दलहनी जो फसलें होती है इसके अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसके अंदर तेल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जनरली दलहनी फसलों के अंदर हम बात करें दलहनी फसलों के अंदर तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो दलहनी में तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन, ठीक है ना। और इसी प्रकार हम बात करें जो तिलहनी जो फसलें होती है, तिलहनी में क्या पाया जाता है, तेल की मात्रा क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। तिलहनी में क्या पाई जाती है, तेल, या फिर हम कह सकते हैं अल्टीमेटली फैट, वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो इन दोनों के निर्माण में भी ये सहायक होता है, इन दोनों के निर्माण में भी ये सहायक होता है, या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों का ये आवश्यक संगठक तत्व होता है, ठीक है ना। तो दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण में मदद करता है और तिलहनी फसलों में तेल निर्माण में मदद करता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी वजह से आपने सुना होगा कि जब मूंगफली की और जो सरसों की इनकी जब फसलें लेते हैं हम, तब हम बुआई से पहले या तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं या फिर हम सल्फर, ये जो SSP है इसको हम खेत के अंदर डालते हैं। और ये सिफारिश भी की जाती है कि प्रत्येक 2 से 3 वर्षों के भीतर हमें लगभग 250 किलोग्राम के आसपास, 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें मूंगफली, या जिस खेत में हम मूंगफली या फिर सरसों जो बो रहे हैं उनके अंदर हमको जिप्सम का इनका प्रयोग करना चाहिए, जिसकी वजह से सल्फर की मात्रा समय समय पर पौधों को उपलब्ध होती रहे। नंबर तीसरे फंक्शन की बात करें तो ये जो सल्फर जो होता है, कई सारे एमिनो एसिड होते हैं। जो प्रोटीन जो होता है वो कई सारे एमिनो एसिड की इकाइयों से मिलकर बना होते हैं। जो प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो जो सल्फर जो होता है वो 3 एमिनो एसिड का निर्माण करता है, या फिर 3 एमिनो एसिड का आवश्यक संगठक पोषक तत्व होता है, ठीक है ना। तो वो 3 एमिनो एसिड कौन से हो जाएंगे, तो उसकी जो याद रखने की जो ट्रिक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, SMS हो जाएगी। एस से हो जाएगा यहाँ पर सिस्टीन, M से हो जाएगा यहाँ पर मिथियोनिन, M से हो जाएगा मिथियोनिन, N से क्या हो जाएगा यहाँ पर मिथियोनिन, और एक ऐसे हो जाएगा यहाँ पर सिस्टीन और सिस्टाइन, ठीक है ना। ये जो तीनों जो एमिनो एसिड होते हैं, ये इन तीनों का क्या होता है, आवश्यक संगठन का क्या होता है, तत्व होता है। संगठन का ये क्या होता है, तत्व होता है, यह हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी प्रकार हम बात करें, ये तो हो गए प्रमुख रूप से एमिनो एसिड। और जो सल्फर जो होता है ये कई सारे जो विटामिन जो होते हैं उनका भी ये क्या होता है, संगठक तत्व के रूप में काम करता है। तो प्रमुख रूप से हम यहाँ पर नंबर चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, विटामिन की बात करें यहाँ पर तो कौन कौन से विटामिन हो जाएंगे, तो विटामिन हो जाएगा, एक तो हो जाएगा विटामिन, एक का नाम है बायोटीन, विटामिन एक का नाम है बायोटीन, और एक हो जाएगा विटामिन बी। इन दोनों का ये क्या होता है, संगठक तत्व होता है। संगठन का क्या होता है, तत्व होता है, या फिर इनके निर्माण में ये मददगार होता है, या फिर इनके अंदर ये सल्फर तत्व पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त नंबर 5 की बात करें, ये कई सारे एंजाइम का भी संगठक तत्व होता है। तो यहाँ पर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम कौन सा हो जाएगा, को एंजाइम ए। कौन सा एंजाइम हो जाएगा, को एंजाइम, एंजाइम का नाम है को एंजाइम ए। को एंजाइम जो ए जो होता है उसका क्या होता है, ये संगठन का क्या होता है, तत्व होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इसके 5 प्रमुख कार्य होते हैं जो हमें मुख्य रूप से पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से हम इसको, इसके कार्य के ऊपर क्या लगाएंगे, 5 स्टार से इसको सम्मानित करेंगे, ठीक है ना। जिनके ऊपर मैं 5 स्टार से सम्मानित कर रहा हूँ ये तो आपको याद होने चाहिए। बाकी जो अदर बच जाते हैं वो आपको याद नहीं भी होंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जिनके ऊपर मैं 5 स्टार लगा रहा हूँ वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में हम इसके कमी के लक्षण के ऊपर चलते हैं। इसके यदि हम कमी के लक्षण की बात करें तो सबसे पहला आता है, कमी के लक्षण इतने ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हमें 1 से 2 कमी के लक्षण ध्यान होने चाहिए जिनसे कभी कभी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। कमी के लक्षण की बात करें तो चाय के अंदर इसकी वजह से एक रोग उत्पन्न होता है, या फिर हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। बात करें यहाँ पर इसकी कमी के लक्षण,
कमी के लक्षण की यहाँ पर हम बात करें तो जो सल्फर जो तत्व होता है इसकी वजह से चाय के अंदर एक हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है और उसका नाम हो जाएगा चाय का पीलापन। क्या हो जाएगा? चाय का पीलापन। क्या हो जाएगा? चाय का पीलापन। ये जो चाय का जो पीलापन जो होता है वो किसकी वजह से उत्पन्न होता है? सल्फर की वजह से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। सल्फर की वजह से ये उत्पन्न होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त हम बात करें और क्या हो जाएगा सल्फर का, तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पर नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? क्लोरोसिस। क्या हो जाएगा? क्लोरोसिस इसकी वजह से उत्पन्न होता है, ठीक है ना, क्लोरोसिस हो जाता है। और नंबर थर्ड की बात करें तो जो सल्फर जो तत्व होता है इसके कमी के लक्षण पौधे पर कौन से भाग पर दिखाई देते हैं? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी फेमन शंकु। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी फेमन शंकु। फेमन शंकु, तो जो फेमन शंकु जो होते हैं इसकी कमी के लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं? हमने जब गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था तब हमने पढ़ा था सबसे पहले पुरानी पत्ती, उसके बाद में हमने देखा था पुरानी प्लस नई पत्ती, और उसके बाद में हमने पढ़ा था नई पत्तियां, और एक लास्ट में हमने पढ़ा था शीर्षस्थ कलिका, ठीक है ना। तो पुरानी पत्ती पर तो नापाक पांग मौत हो जाएगा, पुरानी व नई पत्ती पर जिंक के कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, और नई पत्तियों पर जो कमी के लक्षण दिखाई देते हैं वो हमारे फेमस शंकु के दिखाई देते हैं। और फेमस शंकु के अंदर हमारे सल्फर तत्व आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे जो सल्फर जो होता है उसकी कमी के लक्षण पौधे के किस भाग पर दिखाई देते हैं? तो जो नई पत्तियाँ जो होती हैं, नई पत्तियाँ पर कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारे सल्फर के से संबंधित जो भी तथ्यात्मक जानकारी थी कमी के अंदर वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसी के साथ में हम आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं, और शेष बचे हुए जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं अगले सेशन के अंदर हम जो पौधे के जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो लगभग 8 प्रकार के हैं उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, और अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।